हेलो एवरीबॉडी, आपका अगेन स्वागत है कंट्रोलिंग चैप्टर के सेकंड वीडियो के ऊपर। जी हाँ, आपके बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के पार्ट ए का लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोलिंग की मीनिंग, उसका नेचर, फीचर और उसके एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आप उसके मीनिंग, एस्पेक्ट्स और नेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कंट्रोलिंग के प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। आज सेकंड वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के ऊपर और कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है इसके बारे में। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंस हम कंट्रोलिंग का डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें बच्चों को हेडिंग्स तो याद हो जाती हैं, पर हेडिंग्स के अंदर उनको लिखना क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उनको लिखने में कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझा दिया जाए, उसके हेडिंग्स को बता दिया जाए, साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर आपको क्या लिखना है। इसीलिए जो मैंने यहाँ नोट्स लिखे हुए हैं, ये मैंने कोशिश की है कि जो आपके डेफिनेशन के या पॉइंट्स के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे उसको मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं। एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए, जरा सा हम अगर ध्यान दें तो मैनेजमेंट के सारे ही फंक्शंस, देखिए मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हम लोगों ने बताया था आपको। स्टार्ट होता है प्लानिंग से, एंड होता है कंट्रोलिंग पे, लास्ट है कंट्रोलिंग। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो हर एक फंक्शन का मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। अब कंट्रोलिंग किस तरह से अचीव करता है सॉरी, कंट्रोलिंग में देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, कंट्रोलिंग में हम किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं एक्चुअली, ध्यान देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोलिंग में हम इस बात को कंट्रोल करते हैं कि हमने जो चीज़ प्लान किया था और जो एक्चुअली में हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बीच में अगर कोई डेविएशन हो रही है तो उस डेविएशन को कम करें, उसी को हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो देखिए, अगर हमने प्लान बनाया है तो प्लान बनाने का मकसद क्या है? मैंने प्लान बनाया है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मैंने प्लान बनाया है। अब उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम वर्क कर रहे हैं। कंट्रोलिंग हमको मदद करता है ये देखने के लिए, हर जगह ये बताता है कि आपने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं कि नहीं। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, ये हर स्टेप पे बार बार चेक करता रहता है कि हर कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकती है। तो क्या इसका मतलब है, हमने प्लान बनाया था गोल अचीव करने के लिए, कंट्रोलिंग उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब कंट्रोलिंग ने गोल अचीव करने में मदद की। लिखेंगे कैसे एग्जाम्स में, देखिएगा कुछ बहुत 4-5 पॉइंट्स लाइन आप बना के लिख सकते हैं, पर जो मेन फोकस होगा आपका वो किस लाइन के ऊपर होगा? कंट्रोलिंग इंश्योर्स, देखिए मैंने वर्ड्स कुछ एलिमिनेट किए हैं लेकिन बोलेंगे पूरा ताकि आप समझ जाइए। कंट्रोलिंग इंश्योर्स एक्टिविटी टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान। जितनी भी एक्टिविटीज है अकॉर्डिंग टू प्लान, पहली बात। दूसरी बात, कंट्रोलिंग चेक्स वेदर देयर इज एनी डेविएशन, इफ देयर इज एनी डेविएशन देन इट करेक्ट द डेविएशंस। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, एंड डायरेक्ट्स टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तीसरा, फिर से हम तीनों पॉइंट को बता देते हैं। पहला, क्या चेक करता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चले। दूसरा, डेविएशन को चेक करता है और उसको करेक्ट करता है। तीसरी बात, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव किया जा सके। तो पहला पॉइंट क्लियर है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। दूसरा पॉइंट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग प्लानिंग करते हैं और प्लान बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, पर क्या आपने जो प्लान बनाया था, जो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, यहाँ पे स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? एक टारगेट। आपने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट को पाने के लिए आप वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो आपने टारगेट सेट किया है, क्या वो टारगेट सही सेट किया है? वो टारगेट ही कई बार हम गलत सेट कर देते हैं, अपने एनवायरनमेंट को ठीक से हमने स्कैन नहीं किया और हमने टारगेट ही गलत सेट कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर पाएगी, टारगेट अचीव नहीं कर पाएगी।
तो कंट्रोलिंग हमको ये भी जज करने में हेल्प करता है कि आपने जो टारगेट सेट किया है कहीं वो टारगेट ही तो गलत नहीं है। अब कैसे जज करने में चेक करता है, देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी। दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, दूसरा ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में हम ये जज करते हैं कि हमारी प्लान्स, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी सही से बनी है कि नहीं, और ऑपरेशंस में हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमारी वर्किंग सही हो रही है कि नहीं। तो देखिए स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ने चेक किया हमारे टारगेट्स को, हमारे स्ट्रेटेजी को, हमारे पॉलिसीज़ को, तो वहीं पे वो बता देता है कि आपने टारगेट सही सेट किया है कि नहीं। तो इसने क्या किया, इसने हमारे स्टैंडर्ड को जज किया कि कितना एक्यूरेट है। तो देखिए जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कौन सा सेंटेंस आप लिखेंगे एग्जाम में, थ्रू कंट्रोलिंग, क्या हो सकता है, इन कंट्रोलिंग थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग वी जज द स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट और नॉट। वी जज द स्टैंडर्ड्स आर एक्यूरेट और नॉट। हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग के माध्यम से अपने स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड सही हैं कि नहीं। तीसरा पॉइंट, मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, देखिए कंट्रोलिंग जब भी हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। मतलब क्या है कि सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही डिफाइंड है, प्री डिटरमाइंड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड। सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, पहले से डिटरमाइंड है कि मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, मेरी वर्किंग कैसी होगी, सब कुछ पहले से पता है। जब मुझे सब कुछ पहले से पता होता है तो मेरे पास जो रिसोर्सेस हैं हम उनका बेहतर इस्तेमाल करते हैं, हम इफिशिएंटली उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, हम इफेक्टिवली वर्क करते हैं, क्योंकि जब सब कुछ पहले से पता होता है तो मुझे पता है कि रिसोर्सेज को अब किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि उनका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से हो सके। तो प्री डिटरमाइंड होने की वजह से हम इस काम को अच्छे से कर पाते हैं। देखिए अब लिखा क्या है मैंने, एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, पहले से प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है। एज अ रिजल्ट देयर इज इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपको इस सेंटेंस का यूज करना है। अब चाहे तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसमें लाइंस को बढ़ा घटा सकते हैं। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। इंप्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अब इसका मतलब क्या है, कैसे एम्प्लॉयज मोटिवेट हो सकते हैं कंट्रोलिंग से। तो यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। देखिए जब हमको पहले से सारे ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, स्टैंडर्ड सब क्लियर होते हैं तो हम इन गोल्स को अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को बता देते हैं। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को ये चीज़ें पहले से बता देते हैं तो एम्प्लॉयज़ अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को बताना शुरू करते हैं, शेयर करते हैं कि मुझे इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इस वर्क के अकॉर्डिंग काम करने में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। इससे क्या होता है कि देयर इज़ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दोनों में, सबऑर्डिनेट और सीनियर्स में। तो दोनों लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को समझते हैं, वर्किंग को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। जब फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स को लगता है कि सीनियर्स उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं। तो उनको क्या एक फीलिंग आती है कि मेरी बातें सुनी गई, तो वो मोटिवेटेड होते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जब ऑर्गेनाइजेशन में आपको सब कुछ पहले से पता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अच्छे से वर्क करना शुरू करते हैं, और जब आपका वर्क अच्छा होने लगता है तो उस वर्क के लिए आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे भी मोटिवेशन होती है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गोल्स आर कम्युनिकेटेड वेल इन एडवांस। बहुत पहले गोल्स को बता दिया जाता है सीनियर्स के द्वारा सबऑर्डिनेट्स को। इससे क्या होता है, देयर इज फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। पहले बता दिया, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। उससे क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड कैन गिव बेटर परफॉर्मेंस। अब सबऑर्डिनेट्स अपनी प्रॉब्लम्स को वहां बता सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। क्लियर है, अकॉर्डिंगली आप और चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई चीज़ डिसिप्लिन वे में वर्क नहीं हो रहा है, ऑर्डरली अरेंजमेंट चीज़ों का नहीं है, तो हमेशा मेस हो जाता है, केओस हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। कंट्रोलिंग एक तरह से मॉनिटरिंग होता है, चेक किया जाता है, टाइम टू टाइम वॉच किया जाता है, लगातार चीज़ों को देखा जाता है मैनेजर्स के द्वारा। मैनेजर लगातार चीज़ों को वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, चीज़ों को चेक कर रहा है,
हर समय हर चीज़ों को सही से चेक करने से एम्प्लॉयज़ के अंदर डिसऑनेस्टी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। उनको लगता है कोई हमको लगातार कंट्रोल कर रहा है, कोई हमको वॉच कर रहा है, कोई हमारे ऊपर है जो लगातार हमारे ऊपर अपनी नज़र बनाए रखे हुए है। उससे क्या होता है, डिसऑनेस्टी नहीं आती है, रूल्स रेगुलेशन अच्छे से फॉलो होते हैं और चीज़ें सही से होने लगती हैं। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं कंपनी में लगातार चेक रखने की वजह से, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की वजह से डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग कीप अ चेक ऑन एम्प्लॉयज इंश्योर्स डिसिप्लिन। यहाँ पे हम कॉमा दे दें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इंश्योर्स डिसिप्लिन, ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देखिए कोऑर्डिनेशन किसी भी मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। पहले चैप्टर में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस होता है, इट इज़ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बारे में डिटेल्ड आप पहले चैप्टर के वीडियोस में जाके देख सकते हैं, उनके प्लेलिस्ट में। यहाँ पे हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। कंट्रोलिंग कोशिश करता है कि जितने आपके रिसोर्सेज हैं और वर्क हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ सके ताकि बैलेंस हो सके। कंट्रोलिंग हेल्प करता है। देखिए हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन मीन्स एंड एंड्स। मीन्स का मतलब यहाँ रिसोर्सेज, एंड्स का मतलब वर्क। रिसोर्सेज और वर्क के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। और क्या करता है, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल्ड वे में काम करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि सबके ऑब्जेक्टिव्स, सबके स्टैंडर्ड्स पहले से डिफाइंड है, सब अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है, तो सभी डिपार्टमेंट आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में वर्क कर पाते हैं। उसके बाद क्या हो गया, जब सारे डिपार्टमेंट आपस में एक साथ वर्क करने लगते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है। हेनरी फ्योल सर ने अपने 14 प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में डिटेल में बताया है। इस पॉइंट को भी हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन वर्क करने लगती है। इससे क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, helps in controlling, helps in maintaining equilibrium between means and ends. All departments are controlled according to predetermined standards, which helps in coordination and provides unity in direction. ये रहा आपका मेन वर्ड्स जो आपको उसके अंदर लिखना है। केस स्टडीज में ये आते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में इनको समझा रहा हूँ। आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स। देखिए एरर्स का मतलब गलतियाँ, और कंट्रोलिंग का काम ही है कि आपके जो एरर्स हो रहे हैं, जो डेविएशन हो रही है, जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं, उनको सही करना। करता क्या है कंट्रोलिंग, टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है, चेक करता है, देखता रहता है। इससे कंटिन्यूअस वॉच करने से मैनेजर्स को मदद मिलती है कि वो जो गलतियां हैं उसको पकड़ पाते हैं, उन गलतियों को सही करने के लिए एक्शंस लेते हैं ताकि उन गलतियों को कम किया जा सके और उनके असर को भी कम किया जा सके। तो यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट लिखा है, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स। उसके अंदर बाय कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड चेक मैनेजर्स ट्राई टू डिटेक्ट एंड टेक रेमेडियल एक्शंस टू मिनिमाइज द एरर्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो ये हो गई सारी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की। आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। उसके नोट्स हम लिखने जा रहे हैं, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इनके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं अपना अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये केवल कंट्रोलिंग चैप्टर में ही नहीं, ये टॉपिक हमारे प्लानिंग चैप्टर में भी है, और दोनों ही चैप्टर आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये प्लानिंग का है कि कंट्रोलिंग का है। ये माइंड में क्लियर होने के लिए आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं, जो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है इन सबका रिलेशन, इनके नेचर और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, प्लानिंग आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है उसके अकॉर्डिंगली, एक प्रिस्क्राइब्ड है, एक इवेल्युएटिव है,
तीसरा, और चौथा है फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। 3 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चौथा अभी इसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि सबको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट वाइज, इसीलिए हम केवल हेडिंग लिख के नहीं छोड़ देना चाहते हैं, तो हम इसलिए उसको हम जगह नहीं था, इसलिए इस 3 पॉइंट के बाद उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इन सब के बीच में रिलेशन। देखिए, सबसे पहले हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग के नेचर और डेफिनेशन यानी मीनिंग की बात करें तो देखिए, प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग का मतलब, अगर आप पूरा कंप्लीट डेफिनेशन में जाएंगे तो उसका मतलब होता है प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, बाय हुम इज टू बी डन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, या कुछ भी आप उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने प्लानिंग चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में बताया है। शॉर्ट में अगर हम बोले तो हम कह सकते हैं प्लानिंग इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब हम आज कहाँ हैं और भविष्य में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है उसको फिल करता है प्लानिंग। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, अभी हम कहाँ पे हैं, एंड वेयर वी वांट टू बी इन फ्यूचर, और भविष्य में कहाँ होना चाहते हैं। तो देखिए, पहला ए पॉइंट पे मैंने प्लानिंग के बारे में लिखा, उसका मीनिंग। दूसरे में लिखा हुआ है हमने कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग कीप्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्लान, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग है कि नहीं इस पे ध्यान देता है, और अगर कोई डेविएशन है तो उस डेविएशन को सही करता है, करेक्टिव मेजर्स लेता है। तो इन दोनों के डेफिनेशन को, नेचर को देखने के बाद हमने कंक्लूजन क्या निकाला, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि कंट्रोलिंग फंक्शन इज अंडरटेकन फॉर राइट एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। देखिए कैसे रिलेटेड है। कंट्रोलिंग मदद करता है प्लानिंग की। कैसे मदद करता है? कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि जो भी प्लान्स पॉलिसीज हैं वो सही समय पे सही तरीके से लागू हों। मतलब प्लानिंग की हेल्प कर रहा है कंट्रोलिंग, मतलब आपस में कहीं ना कहीं ये सब जुड़े हुए हैं। कंट्रोलिंग हेल्प्स प्लानिंग इन टाइमली implementation and right implementation of plans। देखिए क्या, कंट्रोलिंग फंक्शन इज अंडरटेकन फॉर राइट एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। कंट्रोलिंग हेल्प कर रहा है कि हमारे जो प्लान्स हैं वो सही समय पे सही जगह पे जैसे हमने सोचा है वैसे लग जाएं। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों साथ साथ चलते हैं आपस में जोड़ करके। तो इन दोनों में यही रिलेशन है, पहला नेचर के अकॉर्डिंगली। दूसरा रिलेशन हम देखते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। कैसे इंटरडिपेंडेंट है और कैसे इंटरलिंक्ड है समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ही पॉइंट में दोनों समझा दिया है। कैसे इंटरडिपेंडेंट है? देखिए जब भी हम बात करेंगे कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग हमेशा ये चेक करता है कि सब कुछ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इनको देता कौन है? प्लानिंग। प्लानिंग हम करते हैं तो वहीं पे स्टैंडर्ड सेट करते हैं, प्लान करते हैं। तो प्लानिंग ने कंपैरिजन करने के लिए या प्लानिंग ने स्टैंडर्ड दे दिया है कंट्रोलिंग के लिए। देखिए है ना, द बेस और यार्डस्टिक फॉर कंपैरिजन। प्लानिंग ने बेस दिया कि किस आधार पे आप कंपेयर करेंगे, या फिर यार्डस्टिक या फिर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड दिया जिससे हम कंपेयर करते हैं किस चीज़ को, अपने स्टैंडर्ड को और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ये प्लानिंग ने दिया है कंट्रोलिंग को। तो मतलब दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सेकंड, कंट्रोलिंग क्या देता है? कंट्रोलिंग प्लान को ये मदद करता है कि जो भी प्लान किया गया है वो सही से फॉलो हो जाए। जो भी प्लानिंग की गई है उस प्लानिंग को सही से फॉलो होने में कंट्रोलिंग हेल्प कर रहा है। मतलब क्या है, प्लानिंग ने हेल्प किया कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड देने में, स्टैंडर्ड दिया प्लानिंग ने कंट्रोलिंग को, और कंट्रोलिंग ने क्या किया, प्लानिंग को हेल्प दिया कि उसके प्लान सही से लागू हो जाए। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते और एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तभी काम आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंक्लूजन क्या निकला? फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, किसी भी चीज़ का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो जाए, वो लग जाए, वो लागू हो जाए सक्सेसफुली, इसके लिए दोनों फंक्शंस, कौन से दोनों फंक्शन? प्लानिंग और कंट्रोलिंग, इन दोनों फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ये दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब क्या हुआ, दोनों इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट है, इसीलिए दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़रूरी है ताकि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो सके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एक्टिविटी का। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। नेचर एंड कॉन्सेप्ट वाइज हमने समझ लिया, इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, समझ लिया। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है
प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो गया? यहाँ प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया कि प्लानिंग बस केवल प्रिस्क्राइब करता है, बताता है कि हमको क्या करना चाहिए भविष्य के लिए। मतलब क्या है, और डिटेल में जाते हैं, समझते हैं भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए भविष्य में। तो इसके लिए फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा, हम थिंक करते हैं। प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस, इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मेंटल प्रैक्टिस, इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल बोला गया। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या हुआ? दिमागी कसरत, मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा चाहिए। तो प्लानिंग में बहुत सारा दिमागी कसरत चाहिए, सोचना पड़ता है हम भविष्य के बारे में कि कौन कौन सा काम हमको करना चाहिए। प्लानिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग ये चेक करता है, कंट्रोलिंग ये चेक करता है कि हमको जो करना चाहिए प्लानिंग में वो हम कर रहे हैं कि नहीं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो हुआ क्या, एक बताता है, दूसरा उसको करके दिखाता है। एक ने बता दिया ऐसे ऐसे करना है, प्लानिंग ने बताया कि ये होना चाहिए, कंट्रोलिंग ये चेक कर रहा है कि सही से जो बताया गया वो हो रहा है कि नहीं। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये इवैल्यूएटिव है, वो चेक करता है कि कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है, चेक करता है कि सही से काम हो रहा है कि नहीं। प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, बताता है भविष्य में क्या क्या होना चाहिए। तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। प्लानिंग भविष्य के लिए बताता है, कंट्रोलिंग उसको हेल्प करता है। तो देखिए 3 पॉइंट हो गए, नेचर एंड कॉन्सेप्ट, इंटरडिपेंडेंट इंटरलिंक्ड, कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव। देखिए पहले प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, यहाँ लिखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से अच्छे से समझिएगा आप लोग। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पक्का समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है अदर्स चैप्टर्स में तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल बजा दीजिए, ताकि हर चैप्टर को मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक वीडियो और बचा है, उसको हम बताएंगे आप लोगों को उससे पहले, जिसमें हम कंट्रोलिंग फंक्शन की बात करेंगे, कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करेंगे, कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 3 चीज़ों को मैंने पढ़ाया है, अभी एक पॉइंट बचा है, बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग। मैं उसको बोर्ड पे लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग साथ में उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए 4th पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने प्लानिंग चैप्टर में भी डिस्कस किया है, और इस पॉइंट को हम कंट्रोलिंग में भी डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल्ड में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आइए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। मैंने पहले प्लानिंग को लिख दिया यहाँ पे कि क्यों बैकवर्ड लुकिंग कहा जाता है प्लानिंग को, क्यों फॉरवर्ड लुकिंग कहा जाता है, और फिर उसके बाद मैंने कंट्रोलिंग के बारे में यहाँ देखिए दोनों लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग क्यों बैकवर्ड लुकिंग कहा जाता है, क्यों फॉरवर्ड लुकिंग। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए प्लानिंग को बैकवर्ड लुकिंग क्यों कहा जाता है। देखिए जब भी आप प्लानिंग प्रोसेस को देखेंगे, मैंने प्लानिंग चैप्टर में प्लानिंग प्रोसेस को डिटेल में समझाया है, तो वहां पे जो सेकंड स्टेप था प्लानिंग प्रोसेस का, वो था डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इसका मतलब क्या था, मेकिंग अजम्पशंस, भविष्य के बारे में हम अज्यूम करते हैं उसमें। लेकिन अज्यूम करते हैं तो हमको अज्यूम करने के लिए पैरामीटर्स बेस कहाँ से मिलता है, हमको डाटा कहाँ से मिलता है। हम अज्यूम करने से पहले पास्ट को देख के कुछ ना कुछ वहाँ से एक्सपीरियंस लेते हैं, तब फ्यूचर के लिए कुछ बनाते हैं। तो देखिए प्लानिंग जो होता है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को देखने के बाद ही फ्यूचर के बारे में बनाया जाता है। तो देखिए इट इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस। जो भी मैनेजर या फिर कोई भी टॉप लीडर्स या टॉप लेवल का पर्सन फ्यूचर के लिए कुछ बनाता है तो पहले पास्ट देखता है। तो बैकवर्ड लुकिंग है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखता है, उसके बाद फ्यूचर के लिए बनाता है। ये पास्ट एक्सपीरियंस कैसे देखता है, जब पास्ट एक्सपीरियंस देखता है, जब कंट्रोलिंग फंक्शन होती है, पहले कभी हुई होती है, तो वहाँ पे फीडबैक रिपोर्ट तैयार होता है। इसमें कंट्रोलिंग में बताया जाता था कि क्या क्या चीज़ें की गई हैं, क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो ये पास्ट का डाटा ले करके ही हम लोग आगे के बारे में बनाते हैं चीज़ें। इसलिए प्लानिंग करने से पहले हमको पीछे जाके डाटा देखना पड़ता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखना पड़ता है, कंट्रोलिंग के फीडबैक को देखना पड़ता है, तभी जाके हम फ्यूचर में प्लानिंग कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग इन्वॉल्व्स बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग में हमको बैकवर्ड लुकिंग करना पड़ता है। दूसरी बात, इसको तब फॉरवर्ड लुकिंग क्यों करते हैं।
फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने अभी आप लोग को प्लानिंग के डेफिनेशन में बताया था कि प्लानिंग का मतलब होता है हम फ्यूचर में जहां पहुंचना चाहते हैं और जहां आज हैं उसके बीच के गैप को फिल करना। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर राइट नाउ एंड वेयर वी वांट टू अचीव इन फ्यूचर। भविष्य में जहां जाना चाहते हैं तो उस गैप को भरता है। तो इसका मेन काम क्या है प्लानिंग का? फ्यूचर में हम जहां पहुंच रहे हैं वहां के बारे में अपने आप को तैयार करना। तो इट इज डन फॉर फ्यूचर। प्लानिंग फ्यूचर के लिए बनाया जाता है ताकि हम लोग सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भविष्य में अच्छे से कर सकें। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका फ्यूचर में अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो प्लानिंग पास्ट एक्सपीरियंस को लेके आता है, इसलिए इसको बैकवर्ड लुकिंग कहते हैं, और फ्यूचर के लिए बनाया जाता है इसलिए हम इसको फॉरवर्ड लुकिंग कहते हैं। तो प्लानिंग का समझ में आ गया, क्यों बैकवर्ड लुकिंग, क्यों फॉरवर्ड लुकिंग। आइए कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग को क्यों बैकवर्ड लुकिंग करते हैं? देखिए कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग इसलिए होता है क्योंकि जब भी कंट्रोलिंग किया जाता है तो मैनेजर्स अपने पास्ट परफॉर्मेंस को देख के स्टैंडर्ड को चेक करता है, अपने प्रीवियस ईयर्स के स्टैंडर्ड्स को चेक करता है, उसके बाद देखता है कि मेरा अभी का स्टैंडर्ड कैसा है, हमारी वर्किंग कैसी है, हम कैसा काम कर रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड कब बना है? पास्ट में। स्टैंडर्ड कब बना है? पास्ट में। उस स्टैंडर्ड को हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन कंट्रोलिंग मैनेजर्स लुक बैकवर्ड टू प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस। पिछले साल के परफॉर्मेंस को या पिछले परफॉर्मेंस को देखता है, उसके बाद देखता है कि मेरा अभी का परफॉर्मेंस कैसा है, और अगर अभी के परफॉर्मेंस में कोई डेविएशन आ रही है, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर अभी के परफॉर्मेंस में कोई डेविएशन आ रही है तो क्या ऐसी डेविएशन पास्ट में आई है कभी? अगर आई है पास्ट में तो क्या हम उससे हेल्प ले सकते हैं अभी के लिए, ताकि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो बैकवर्ड देखना पड़ता है अपने पास्ट परफॉर्मेंस को, ताकि हम उससे हेल्प लेके अभी की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकें। तो इसलिए कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। अच्छा, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों होता है? देखिए हमने अभी बताया कंट्रोलिंग में हम केवल स्टैंडर्ड्स को कंपेयर नहीं करते हैं। कंट्रोलिंग में हम प्रेजेंट परफॉर्मेंस को अपने प्लान्ड परफॉर्मेंस से केवल कंपेयर नहीं करते, हम ये भी देखते हैं कि उनके बीच में क्या कोई डेविएशन है, और अगर डेविएशन है तो हम उस डेविएशन को सही करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। करेक्टिव मेजर्स का मतलब हम सही स्टेप्स लेते हैं ताकि वो डेविएशंस, वो जो कमियां हैं, वो जो परेशानियां हैं, उसको दूर किया जा सके। और ये करने के बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फीडबैक रिपोर्ट, ताकि फ्यूचर में, ताकि भविष्य में अगर मैनेजर्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इस रिपोर्ट से हेल्प ले सके। तो मैंने यहाँ पे ये रिपोर्ट क्यों बनाई है? अगर मेरा प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया तो मुझे क्या जरूरत थी रिपोर्ट बनाने की, ताकि फ्यूचर में कभी दोबारा ऐसी प्रॉब्लम हो तो इस रिपोर्ट से हेल्प लिया जा सके। इसीलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग है। देखिए हमने क्या लिखा है, इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग, इट ऑल्सो फाइंड द रीजन फॉर डेविएशन। रीजन पता करता है डेविएशन का, एंड सजेस्ट मेजर्स, उसके बाद उपचार बताता है, ताकि सो दैट दीज डेविएशंस में नॉट अकर इन फ्यूचर, ताकि भविष्य में डेविएशंस ना आ सके। अगर आ भी गई तो इनको हम कैसे सुधारे हैं, इसका हेल्प लेके सुधारा जा सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल का नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हम और वीडियोस डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स पा सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।